हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? आई नो चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डली हैं, बट टुडे आई एम अप विद अ न्यू वीडियो। एंड ये जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाइवा पर्पज से एंड हर पर्पज से, लाइक रिटन एग्जामिनेशन के पर्पज से, वाइवा के पर्पज से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 10th, which is the peripheral nerve injuries of the महेश्वरी। एंड ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक अगर आपको बेसिक एनाटॉमी आती है ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको बेसिक एनाटॉमी अगर आप भूल गए हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले उसको रिवाइज करो, उसके बाद ये चैप्टर को समझो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं बेसिक एनाटॉमी जो मैं इस चैप्टर में कवर कर रही हूँ, जो वर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं, अगर उसकी भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसकी भी वीडियोज लेकर के आऊंगी ताकि और बेटर आप ये टॉपिक को समझ सको। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे जैसी भी चीजें होंगी वो हम आगे देखेंगे। इस चैप्टर में ऊपर तौर से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सी, आप एक इमेजिन करो कि पेरिफेरल नर्व है, ठीक है। पेरिफेरल नर्व है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि पेरिफेरल नर्व है क्या, पेरिफेरल नर्व का क्या लेयरिंग है, क्या स्ट्रक्चर्स है। तो पहले तो हम ये कवर करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से पेरिफेरल नर्व्स की इंजरीज हो रही है। उसके बाद हम बेसिकली ये चीज देखेंगे। अब डेफिनेटली कोई आपकी पेरिफेरल नर्व इंजर्ड होगी तो हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ना। हम ये जानना चाहेंगे ना ट्रीटमेंट देने से पहले कि उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम वेरियस क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती है, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे इंजरीज को, ठीक है ना। एंड उसके बेसिस पे फिर हम फर्दर चीजें करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पेरिफेरल नर्व इंजरीज के कारण क्या क्या चीजें, चेंजेस हमें बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके बाद हम इंडिविजुअल पेरिफेरल नर्व्स की इंजरीज पढ़ेंगे, लाइक मीडियल नर्व पैल्सी, रेडियल नर्व पैल्सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आपको भी समझना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, पेरिफेरल नर्व इंजरीज। तो सबसे पहले बात हम करते हैं एनाटॉमी की। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अगर आप भूल गए हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या डेंड्राइट्स होते हैं, क्या सेल बॉडीज होते हैं, माइलिन शीट, एक्सॉन्स, ये सब आप एक बारी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को देख लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेरिफेरल नर्व इंजरीज। और जो पेरिफेरल नर्व्स होती है ना, पेरिफेरल नर्व्स ही होती हैं बंडल ऑफ एक्सॉन या कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। तो इस वजह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं। सबसे पहले है कि पेरिफेरल नर्व्स क्या होती हैं, मैंने आपको बता दिया। पेरिफेरल नर्व्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होती हैं जो कि एफरेंट इम्पल्सेस को भेजती हैं टू द मसल्स एंड फिर वो पर्टिकुलर मसल्स जो हैं वो मूवमेंट्स कराती हैं। ये सब हमें पता होगा, ठीक है ना। मैं डिटेल एनाटॉमी में नहीं घुस रही हूँ। इफ यू वांट दी अदर क्लासेस यू कैन कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद क्या होता है, अब हम लेयर पढ़ेंगे। तो ये सब जो लिखा है इन सबको छोड़ दो, सिर्फ मेरी बात सुनो। आप एक पतला सा धागा लो एंड उस धागे को आप कंसिडर करो इंडिविजुअल नर्व फाइबर। उस धागे को क्या कंसिडर करना है, इंडिविजुअल नर्व फाइबर। उस नर्व फाइबर के बाहर से एक कोटिंग लगा दो और उसको नाम दे दो एंडोन्यूरियम, जो कि एक कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, एक कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसको आपने नाम दिया एंडोन्यूरियम, उससे आपने किसको कवर कर दिया, इंडिविजुअल नर्व फाइबर को। तो ये हो गई पहली लेयर आपकी जो अंदर की लेयर है, विच इज एंडोन्यूरियम। उसके बाद इसी तरीके से आपने पतले पतले और थ्रेड्स लिए जिसको आपने इंडिविजुअल नर्व फाइबर और आपने लिए एंड उनको कलेक्टिवली बाहर से उन सारों पे भी आपने कोटिंग लगा दी, जो कि कोटिंग किसकी है, फाइब्रस टिश्यू की। और अब आपने उसको नाम दे दिया पेरीन्यूरियम। क्या नाम दे दिया, पेरीन्यूरियम। और आपने इनको फेसिकुलस भी बोल दिए, बंडल से बन गए ना तो फेसिकुलस बोल दिया। एंड इन सब फेसिकुलस को एक साथ जो बाहर कवर करके बैठी है लेयर, उसको आपने नाम दे दिया एपीन्यूरियम। तो अंदर से बाहर की तरफ अगर आपको देखें तो आपका एंडोन्यूरियम, फिर पेरीन्यूरियम और फिर एपीन्यूरियम। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इनसाइड आउटसाइड
अगर हम लगाएं लेयर्स को तो क्या क्या होंगी, और आउटसाइड इनसाइड अगर लगाएं तो क्या क्या होगी। तो आपको, अगर आपने एक भी याद रख लिया कि अंदर से आपने बाहर की तरफ अगर याद रख लिया एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, फिर एपिन्यूरियम, तो उसका अपोजिट आप कर सकते हो। अब आओ इस डायग्राम पे। इस डायग्राम पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो मैंने आपको चीज बोली। एंडोन्यूरियम जो इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स को कवर करके बैठी है, उसके बाहर से जो कवर करके बैठी है दैट इज अ पेरिन्यूरियम, एंड इन सबको एक साथ जो कवर करके बैठी है दैट इज अ एपिन्यूरियम। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है ना, कि क्या होता है। उसके बाद ये चीज अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि पेरिफेरल नर्व किस टाइप की नर्व है। तो पेरिफेरल नर्व जो होती है ना वो मिक्स्ड टाइप की नर्व है, यानी कि वो सेंसरी, ऑटोनोमस और मोटर सप्लाई लिम्ब को तीनों तरीके से देती है। इसीलिए हम आगे जाके देखेंगे कि अगर इन पेरिफेरल नर्व्स में इंजरी हो जाए तो कैसे ये सेंसरी सिम्टम्स भी देते हैं, मोटर सिम्टम्स भी देते हैं, और ऑटोनॉमस चेंजेस भी हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आगे जाके आपको ये चीज और क्लियर होगी। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एंड जो पेरिफेरल नर्व्स है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, या आप बंडल ऑफ एक्सॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स टुगेदर पेरिफेरल नर्व्स बनाते हैं, और ये पेरिफेरल नर्व्स जो है ये इफरेंट इम्पल्सेस को सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, कहां पे, मसल्स पे, एंड देन फिर डिजायर मूवमेंट होता है, मसल्स करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक मिक्स टाइप की नर्व है, एंड इसकी 3 लेयर्स होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो एंडोन्यूरियम है दैट इज अ कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर, एंड जो बाकी की 2 हैं दैट इज अ फाइब्रस टिश्यू लेयर। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बारी चेक कर लो इस वाले बॉक्स में। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि हमारा क्या होता है ना, कि हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है, लाइक इतना पोर्शन जो होता है हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड इसका हाफ, दिस इज सप्लाई बाय द मीडियल नर्व, यानी कि इधर इधर का जो होगा, अगर आप पामर सर्फेस में देखो, ये आपका पामर एस्पेक्ट है हैंड का, ठीक है ना। तो इसमें दिस विल बी सप्लाइड बाय योर मीडियल नर्व, एंड दिस एरिया विल बी सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व। आगे जाके ये काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया अभी। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाती है जो कि है, लेट मी शो यू, यहाँ पे दिस ऑटोनॉमस जोन, ठीक है ना, जो कि हर नर्व में फाइंड होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क क्वेश्चन की व्हाट इज ऑटोनॉमस जोन। तो एक रिलेटिवली स्मॉलर एरिया जो कि सिंगल नर्व सप्लाई कर रही है। इमेजिन करो, आपका हाथ ही इमेजिन करो, एंड उसमें एक छोटा सा एरिया है जो कि पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर मसल ही उसको पर्टिकुलर नर्व ही उसको सप्लाई कर रही है। सो दैट एरिया विल बी नोन एज द ऑटोनॉमस जोन, यानी कि अ रिलेटिवली स्मॉलर एरिया, छोटा सा एरिया विच इज एक्सक्लूसिवली सप्लाइड बाय अ पर्टिकुलर नर्व, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनाटॉमिकल फीचर रेलेवेंट टू नर्व इंजरीज। इसका सिंपली सा मतलब यह है कि कभी कभार हमारी एनाटॉमी बॉडी की इस तरीके से होती है कि कुछ जो नर्व्स होती हैं वो प्रोन हो जाती हैं टू द इंजरी, ठीक है। हम देखते हैं कैसे, जैसे कि सपोज सुपरफिशियल, लाइक रिलेशन टू द सर्फेस, अगर हम रिलेशन टू द सर्फेस में देखें तो सुपरफिशियल, ठीक है ना, अगर कोई नर्व जो है वो सुपरफिशियल रहेगी एज कंपेयर टू दी अनदर नर्व, तो जाहिर सी बात है कि जो सुपरफिशियल नर्व वाली सुपरफिशियल जो नर्व है इट विल बी मोर प्रोन टू द इंजरी। एग्जाम्पल है इसका मीडियल नर्व। मीडियल नर्व जो रिस्ट पे होती है ना वो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल होती है, इसलिए वो इजिली शार्प ऑब्जेक्ट या पीस ऑफ ग्लास से वो इजिली कट हो जाती है और इंजर्ड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशन टू द बोन, एंड आगे हम देखेंगे रिलेशन टू द वेसल। कोई भी नर्व अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है किसी बिग वेसल के, या नर्व या बोन या फिर जॉइंट के, तो वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है इंजरी को। क्यों? क्योंकि मान लो अगर किसी पेशेंट को डिसलोकेशन हुआ जॉइंट पे, या कोई पेशेंट है जिसका फ्रैक्चर हुआ, एंड अगर कोई नर्व उस बोन के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो उस फ्रैक्चर के साथ साथ उस नर्व की भी इंजरी हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारा रेडियल नर्व, ठीक है ना। रेडियल नर्व इंजर्ड हो जाती है हमारी कब, व्हेन देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि हुआ तो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, लेकिन क्योंकि रेडियल नर्व उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो वो भी इंजर्ड हो जाती है। इसीलिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस को लेके, तो हम
रेडियल नर्व की इंजरी वाला पॉइंट भी डेफिनेटली कंसिडर करते हैं कि उसको है या नहीं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होती ही होती है, ठीक है। उसके बाद है रिलेशन टू द फाइब्रस सेप्टा। अब क्या होता है कि कुछ नर्व जो होती हैं वो या तो पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस से, छोटी सी नैरो सी स्पेस से निकल के आ रही हैं, या फाइब्रस सेप्टा के उधर से निकल के आ रही हैं। अब यही सेप्टा में कोई प्रॉब्लम हो गया ना, तो वहीं पे नर्व एंट्रैप हो जाती है, जिसको हम एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज बोलते हैं। एंट्रैपेशन टू द मेजर वेसल, मैंने ऊपर बता दिया था कि वेसल के भी अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर है, तो वेसल को अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि सर्जरी के दौरान अगर लाइगेशन है या एन्यूरिज्म की, तो वो कहीं ना कहीं बगल में जो नर्व है उसको भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद है कन्फाइंड स्पेसेस में, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो मीडियल नर्व है वो कार्पल टनल से क्या आती है, छोटा सा टनल है वहां से आती है, तो अगर वो कंप्रेस हो जाती है तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिक्सेशन एट पॉइंट अलोंग अ कोर्स। अब नर्व एक जगह से पर्टिकुलर जगह से निकल रही है, पूरा अपना कोर्स तय कर रही है, एंड एक पर्टिकुलर जगह पे वो जाके फिक्स हो रही है, ठीक है ना। तो एक हद तक ही वो स्ट्रेच हो सकती है। अगर वो ओवर स्ट्रेच्ड हो जाए तो डेफिनेटली उसके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें ये बोला गया है कि वो टॉलरेट नहीं कर सकती अगर मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाए। एग्जाम्पल है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो कॉमन पेरोनियल नर्व जो होता है ना, वो आपकी जो फिब्यूला बोन होती है, नेक ऑफ फिब्यूला पे वाइंड अराउंड करती है, यानी कि लिपटी हुई होती है, ठीक है ना। तो अगर उसमें कोई फ्रैक्चर हो जाए या अगर वो ओवर स्ट्रेच हो जाए तो कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि एक कॉम्पोनेंट है शाटिका नर्व का, उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि पैथोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट पैथोलॉजी आई विल बी टेलिंग यू आफ्टरवर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने बेसिकली देखा कि पेरिफेरल नर्व है क्या, पेरिफेरल नर्व की एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर्स, लेयरिंग वगैरह ये सब हमने देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि वो इंजर्ड हो रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स हमारे जस्ट बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल फीचर्स इस तरीके से हैं कि वो मोर प्रोन हो जा रही है इंजरी के। अब आता है कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो नर्व है वो इंजर्ड हो रही है, मैकेनिज्म क्या है। तो कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो डायरेक्ट कट यानी कि कट, या फिर लैसरेशन उसमें लग रहा है, जैसे कि मैंने अभी मीडियल नर्व वाला आपको बताया कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से या किसी भी पीस ऑफ ग्लास से वो इजीली कट हो जाती है बिकॉज इट इज सुपरफिशियल, ठीक है ना। या तो कोई मैकेनिकल इंजरी के कारण, जैसे कि कंप्रेशन हो गया, ट्रैक्शन, फ्रिक्शन या शॉकवेव, ठीक है ना। कंप्रेशन वाला मैंने अभी बताया कि मीडियल नर्व जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, उस टनल में कंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। कमेंट डाउन करके बताओ मेरे को कि कौन सा एक जो टेस्ट है वो हम करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में, ठीक है। ज्यादा अगर कूलिंग टेम्परेचर होगा, फ्रॉस्टबाइट वगैरह, उस केस में हमारी नर्व इंजरी हो जाती है। थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, वोल्क्समैन इश्चीमिया, ठीक है ना, टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से या फिर रेडिएशंस की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो नर्व है वो इंजर्ड हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों टॉपिक्स में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैकेनिज्म बोला गया है, यानी कि किस वजह से आपकी नर्व इंजरीज हो रही है। एंड जो इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा दैट वाज कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी नर्व की इंजरी को मोर प्रोन बना देते हैं। So that is if it is in a relation to the bone, if it is in a close proximity to the bone vessels, if it is coming from a fibrous septa, if it is coming from a very confined space, तो वो सब अलग चीज है, right? अब हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद डेफिनेटली इंजरी हो गई, तो अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे ना, हम देखेंगे कि वेदर द प्रोग्नोसिस इज गुड और बैड। तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ऐसा ही जो वन सच बहुत ज्यादा फेमस क्लासिफिकेशन है दैट इज अ सेडेंस क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन है सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन, वो इस वाली बुक में नहीं है बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको भी डेफिनेटली पढ़ना है कि सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन और सेडेंस क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब सेडेंस क्लासिफिकेशन में मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझना है दैट देयर आर 3 टर्म्स, एंड इसको सिक्वेंशियल मैनर में ही आप लर्न कर लेना। न्यूरोपेरेक्सिया, एक्सॉन्टोमेसिस एंड न्यूरोटेमेसिस, ठीक है। न्यूरोपेरेक्सिया, एक्सॉन्टोमेसिस एंड न्यूरोटेमेसिस। न्यूरोपेरेक्सिया में बस आप इतना ध्यान रखो कि कोई नर्व है एंड उस पर जस्ट एक कंप्रेशन हो गया, अगर वो कंप्रेशन हट जाता है तो नर्व ठीक हो जाएगी, नर्व ठीक हो गई। जैसे ही वो कंप्रेशन उससे हटा, नर्व जो है वो ठीक हो गई, आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट बिकॉज वो कंप्रेशन हो गया
तो नर्व से जो इम्पल्सेस जाने थे ना उसमें इंटरप्शन, ठीक है ना, डिसरप्शन हो गया, ठीक है ना, अभी भी वो जा रहे हैं बट डिसरप्शन हो गया। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स में, लेकिन कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा है, कोई भी डैमेज नहीं पहुंच रहा है नर्व के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को। एंड रिकवरी इसमें बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, विद इन फ्यू वीक्स हो जाती है एंड कंप्लीटली हो जाती है, ठीक है। तो न्यूरोपेरेक्सिया में क्या है कि जस्ट एक कंप्रेशन है, जैसे ही वो कंप्रेशन हटेगा नर्व जो है वो सही हो जाएगी। एंड वो कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा था ना कहीं फिजियोलॉजिकली डिसरप्शन आ रहा था इम्पल्सेस के कंडक्शन में, लेकिन एज सच कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल डैमेज नर्व का नहीं हुआ था। इसी वजह से प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा अच्छा है एंड विद इन वीक्स हो भी जाता है और कंप्लीटली हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज हमारा है एक्सॉन्टोमेसिस। नाम से ही पता चल रहा है एक्सॉन्टोमेसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्सॉन डैमेज हुआ है, एक्सॉन डैमेज हो गए हैं, लेकिन जो इंटरनली आर्किटेक्चर है नर्व का वो डैमेज नहीं हुआ है। एक्सॉन्टोमेसिस में केवल और केवल एक्सॉन डैमेज हुए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे वोलेरियन डीजनरेशन भी हुआ है। वोलेरियन डीजनरेशन अभी पैथोलॉजी में आई विल एक्सप्लेन, ठीक है ना। वोलेरियन डीजनरेशन यहाँ पे हुआ है एंड रिकवरी भी इसकी स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन जहां ऊपर वीक्स लग रहे थे यहाँ पे मंथ्स लग जाते हैं। कंप्लीट रिकवरी मे नॉट अकर। द थर्ड थिंग इज न्यूरोटेमेसिस। न्यूरोटेमेसिस में अब क्या हो रहा है कि आपका चाहे एक्सॉन हो या आपका स्ट्रक्चरल पूरा नर्व का हो, वो सारा ही डैमेज हो जा रहा है, जो कि हम किस केस में देखते हैं, अगर बिल्कुल ही कट हो जाए सेगमेंट नर्व का और बिल्कुल अलग हो जाए, तो यहाँ पे भी वोलेरियन डीजनरेशन हो रहा है। रिकवरी प्रोग्नोसिस इसका बहुत ज्यादा पुअर होता है एंड इसमें तो हमें नर्व रिपेयरिंग के लिए ही जाना पड़ता है, विच इज अ सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है ना। सो दिस इज अ सेडेंस क्लासिफिकेशन। अब इसी तरीके से हमारा होता है सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। तो सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन में क्या होता है ना कि 5 टाइप हो जाते हैं, ठीक है। आप एक बारी एब्नेजार से देख लेना, उसमें फर्स्ट टाइप यही रहता है न्यूरोपेरेक्सिया, सेकंड टाइप भी यही रहता है एक्सॉन्टोमेसिस। अब थर्ड टाइप में क्या होता है कि एक्सॉन्टोमेसिस भी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपके क्या होता है कि न्यूरियम जो हमने ऊपर पढ़ा था ना वो डैमेज हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले में क्या रहता है कि थर्ड वाला पूरा चीज होगा और साथ में पेरीन्यूरियम भी डैमेज हो जाएगा। एंड फिफ्थ वाले में तो आपका ओवरऑल जो पूरा नर्व है ना, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और क्या एपीन्यूरियम, पूरा का पूरा ही डैमेज हो जाएगा। इट विल बी अ प्योर न्यूरोटेमेसिस, ठीक है। तो एक बारी आप वो उससे देख लेना। अब ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डेफिनेटली विच नर्व इज अफेक्टेड, ठीक है ना। अब क्या होता है कि नर्व के इफेक्ट होने से, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो सेंसरी, मोटर, ऑटोनॉमस तीनों होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पेरिफेरल नर्व डैमेज होगा तो आपको सेंसरी लॉस भी देखने के लिए मिलेगा, मोटर लॉस भी देखने के लिए मिलेगा, रिफ्लेक्सेस के लॉसेस भी देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ आपके कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे, मसल वेस्टिंग होगा, ऑटोनॉमस चेंजेस टेम्परेचर वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। एंड आपका डिफॉर्मिटीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सब चीजें आपको पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा अगर पेरिफेरल नर्व इंजर्ड हो रही है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसी होती है जिनको हम देखते ही पता लगा लेते हैं कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व हुई होगी। देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले है रिस्ट ड्रॉप। कोई भी पेशेंट आप पे रिस्ट ड्रॉप का अगर आएगा, उसकी रिस्ट ड्रॉप हुई हुई है, यानी कि रिस्ट जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जा रखी है, तो उसको देखते ही आपको तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका जो रिस्ट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में है। तो आप तुरंत आपको ये सोचना है कि ये डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर पाएगा अपनी रिस्ट को, यानी कि इसकी किस चीज की वीकनेस है, डॉर्सीफ्लेक्सार्स की वीकनेस है, और ये होती है आपकी रेडियल नर्व पैल्सी या रेडियल नर्व इंजरी की वजह से।
इस तरीके से आपके माइंड में तुरंत क्लिक होनी चाहिए चीजें, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके कोई फुट ड्रॉप का पेशेंट आएगा तो फुट ड्रॉप के पेशेंट में क्या होगा कि उसका जो एंकल होगा ना वो प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा, तो तुरंत आपको देखते ही आइडिया लगाना है कि इसका जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्स डिफॉर्मिटी में है, यानी कि ये डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे भी एंकल के डॉर्सी फ्लेक्सार्स की वीकनेस है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी या कॉमन पेरोनियल नर्व पैल्सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ज्यादा पिन पॉइंट बता रही हूं, इसी तरीके से याद रखो। नेक्स्ट, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक चीज है जो कि आपको उन पेशेंट में देखने के लिए मिलेगी जिनकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व की पैल्सी हुई पड़ी रहेगी। अब आपको ये ऐसे याद रखना है कि जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है ना वो सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को, एंड अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हो गई, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की पैल्सी हो गई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो सेरेटस एंटीरियर जिसको वो सप्लाई कर रहा है उसका पैरालिसिस करवाएगा, एंड सेरेटस एंटीरियर जो मसल है उसके पैरालिसिस के कारण ही आपका विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है? जब भी कोई पेशेंट पुश करेगा अगेंस्ट अ वॉल तो उसका जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर होगा, जिसको हम वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं, अगर हम स्पाइन को कंसिडर करें सेंटर में, तो उसके जो जस्ट बाद वाला जो स्कैपुला का बॉर्डर है उसको हम मीडियल बॉर्डर बोलेंगे या फिर वर्टिब्रल बॉर्डर बोलेंगे। तो क्या होता है कि जब भी पेशेंट उसको पुश करेगा अगेंस्ट अ वॉल तो वो उसका प्रोमिनेंट हो जाता है। प्रोमिनेंट यानी कि उभरा हुआ दिखेगा। आप एक बार गूगल पे फोटो देख लेना, तो उसी को ही हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला बोलते हैं, जो कि बिकॉज ऑफ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व पैल्सी, ठीक है ना, सेरेटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाता है, राइट। उसके बाद है आपका क्लॉ हैंड। तो क्लॉ हैंड को समझने से पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लॉ हैंड का यहाँ पे डायग्राम देखो, तो क्लॉ हैंड में क्या हो रहा है कि आपका ये एमसीपी ज्वाइंट है विच इज अ मेटाकार्पल फेलेंजियल ज्वाइंट। तो एमसीपी ज्वाइंट पे आप देख सकते हो आपका हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, एंड आपका जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स हैं उनमें आपका फ्लेक्शन हो रहा है। तो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी को आप अपने हाथ पे बना के देखिए, तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि एमसीपी ज्वाइंट्स पे हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है और इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स पे आपका फ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? अब क्या होता है कि लंब्राइकल्स का इसका अपोजिट एक्शंस होता है। लंब्राइकल्स क्या करते हैं, एमसीपी ज्वाइंट पे फ्लेक्शन करवाते हैं और इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, चाहे वो प्रॉक्सिमल हो चाहे वो डिस्टल हो, दोनों पे ही वो एक्सटेंशन करवाते हैं। तो लंब्राइकल्स करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज लंब्राइकल्स का पैरालिसिस हो गया उसकी वजह से आपका अपोजिट एक्शन हो जाता है और बन जाता है क्लॉ हैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लॉ हैंड में हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट पे और फ्लेक्शन हो जाता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट पे, एंड ये होता है बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द लंब्राइकल्स। ऑल द हैंड को कंसिडर करो, आपको याद होगा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपका जो लिटिल फिंगर होता है एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर होता है दैट इज सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व, राइट, एंड जो आपका थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर होता है दैट इज सप्लाइड बाय योर मीडियल नर्व। तो अगर आपका लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का ही क्लॉ हैंड हुआ है, सो दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ द अल्नर नर्व पैल्सी। बट अगर आपकी चारों फिंगर्स में क्लॉ हैंड हो रखा है, जैसे कि अभी इस पिक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंबाइंड, उसमें फिर कंबाइंड है मीडियल और अल्नर नर्व दोनों, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एप थंब डिफॉर्मिटी में। एप थंब डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि आपका पैरालिसिस हो जाता है ओपोनेंस पॉलिसिस का। ओपोनेंस वर्ड जो होता है वो हमेशा थंब के लिए यूज होता है, तो इस चीज से याद रखना कि ओपोनेंस पॉलिसिस मसल की पैरालिसिस की वजह से आपका एप थंब डिफॉर्मिटी हो रहा है। अच्छा, मीडियल नर्व पैल्सी तो ऑब्वियसली है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर मीडियल नर्व सप्लाई करती है। तो मीडियल नर्व पैल्सी की वजह से ही किसका पैरालिसिस हो रहा है, ओपोनेंस पॉलिसिस का, जिसकी वजह से आपका एप थंब डिफॉर्मिटी हो जा रही है। नेक्स्ट इज योर पॉइंटिंग इंडेक्स। तो पॉइंटिंग इंडेक्स में आप इमेजिन करो, ठीक है ना, पॉइंट हो रखी है इंडेक्स, तो पॉइंटिंग इंडेक्स है। अब अगेन इट विल बी सप्लाइड बाय अ मीडियल नर्व, यानी कि कहीं ना कहीं मीडियल नर्व की पैल्सी की वजह से हुआ है। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो फिंगर के जो फ्लेक्सार्स होते हैं, दो फ्लेक्सार्स होते हैं, डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड लेटरल हाफ ऑफ द डिजिटोरम प्रोफंडस।
सी आई एम नॉट गोइंग इनटू द बेसिक एनाटॉमी. बेसिक एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आता है. एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आपको बेसिक एनाटॉमी की नॉलेज है, तो अगर आपको वो नहीं है तो पहले आप उसको पढ़िए एंड देन आप फिर इस चीज को समझिए. ठीक है. इफ यू वांट कि मैं इस चीज पे लेक्चर आऊं तो आप कमेंट कर सकते हो. तो पॉइंटिंग इंडेक्स में इतना तो पता चल गया कि मीडियल नर्व का पैल्सी है. ठीक है ना. इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके फ्लेक्सर्स हो रहे हैं, जिस चीज को इंटरफेरेंजियल जॉइंट को जो फ्लेक्स करवाने, जो आपके फ्लेक्सर्स हैं, उसी का ही पैरालिसिस हो गया. तभी तो आपका वो फ्लेक्स नहीं हो पा रहा है और बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है इंडेक्स फिंगर. तो उसी को ही इंडेक्स फिंगर चीज बोला गया है. देन यू हैव द पुलिसमैन टिप्स. पुलिसमैन टिप्स में क्या होता है, एक बार आप पिक्चर देखना, तो उसमें आपका जो हाथ होता है ना, वो बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ होता है, यानी कि अडक्टेड पोजीशन में रहता है. एल्बो बिल्कुल एक्सटेंडेड रहेगी, फोर आर्म बिल्कुल प्रोनेटेड रहेगी. ठीक है ना. तो आपका जो बेसिकली एटीट्यूड ऑफ लिम है, एटीट्यूड ऑफ लिम का मतलब ये होता है कि किस पोजीशन में लिम है. तो इसमें क्या होता है कि आर्म हंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी, एल्बो एक्सटेंडेड एंड फोर आर्म फुल्ली प्रोनेटेड. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपका पूरा चीज रहता है. अब आपसे कोई पूछे कि इसमें किस चीज का पैरालिसिस हुआ, तो इसी का ही अपोजिट कर दो, इसी का ही अपोजिट कर दो. यानी कि इसमें पैरालिसिस हो रखा है अबडक्टर का, तभी तो हाथ बिल्कुल अडक्ट है. जब अबडक्टर का पैरालिसिस हो रखा होगा तभी तो वो अडक्टेड है, तभी तो वो अबडक्टेड पोजीशन में नहीं जा रहा है. आई होप यू आर गेटिंग. तो बिल्कुल जिस हाथ में वो पोजीशन है ना, मतलब जिस पोजीशन में आपका हाथ है उसके अपोजिट कर दो. तो यानी कि यहाँ पे पैरालिसिस हो रखा है अबडक्टर का, एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ द शोल्डर का, फ्लेक्सर्स एंड सुपिनेटर ऑफ द एल्बो का. एक्सटर्नल रोटेटर क्यों बोला है, क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि हमारा जो फोर आर्म है वो बिल्कुल प्रोनेटेड है. अपने हाथ को बिल्कुल साइड में रख के फोर आर्म बिल्कुल प्रोनेट कर दो, आप देखोगे कि आपका शोल्डर पे इंटरनल रोटेशन हो रहा है. देयर इज अ मसल वेस्टिंग ऑल्सो. ठीक है ना. मसल वेस्टिंग भी होगा. एंड मसल वेस्टिंग को आप किस तरीके से चेक करेंगे, डेफिनेटली आप उसको कंपेयर करेंगे विद दी नॉर्मल लिम. ठीक है ना, जिसको हम साउंड लिम भी बोलते हैं. तो मसल वेस्टिंग का क्या होता है कि देखो, सपोज अगर किसी का फ्लैट शोल्डर है, ये सब क्लिनिकल चीजें हैं. कोई पेशेंट अगर आप पे आता है और अगर उसका फ्लैट शोल्डर आपको दिख रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि डेल्टॉइड मसल की पैरालिसिस हुई पड़ी है एंड डेल्टॉइड मसल इज सप्लाइड बाय द एक्सिलरी नर्व. ठीक है. तो ये आपको तुरंत समझ में आना चाहिए. उसके बाद है थीनर, हाइपोथीनर. अगर आप अपने हाथ को देखें, ठीक है, एक बारी मैं दिखाती हूँ. लेट मी शो यू वेयर इट इज. या अगर आप अपने इसको हाथ को देखें, अगर ये वाला हाथ को देखें, तो आपका जो ये वाला पोर्शन होता है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, इसको हम बोलेंगे थीनर एमिनेंस. क्या बोलेंगे? थीनर एमिनेंस. और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे हाइपोथीनर. ठीक है. आई होप गेट इट, यू गॉट इट. ठीक है ना. तो थीनर और हाइपोथीनर एमिनेंस की भी मसल वेस्टिंग होती है. तो अब आपको पता है कि कौन सा साइड है. ठीक है ना. जो थंब वाली साइड रहेगा मीडियन, जो लिटिल फिंगर वाली साइड रहेगा अल्नर नर्व. उसके बाद आपके इंट्रोशिया भी है जो कि अल्नर नर्व अगेन. फिर उसके बाद थाई वेस्टिंग होगी. तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ क्वाड्रिसेप मसल विच इज सप्लाइड बाय अ femoral nerve, because थाई का फ्रंट is supplied by the femoral nerve and the back side is supplied by the sciatic nerve. बेसिक एनाटॉमी. ओके. काफ वेस्टिंग होगी तो इट विल बी अ sciatic nerve. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंडिविजुअल नर्व इंजरीज, कि रेडियल नर्व इंजरी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं मीडियल नर्व में, एंड सो ऑन. सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2. एंड अभी के लिए इतना बेसिक एनाटॉमी और ये सब चीज आप पढ़ के रखिए. बाय बाय, टेक केयर. कोई भी डाउट रहेंगे आप उसको कमेंट कर सकते हैं.